हेलो एवरीवन। आज मैं प्रीति कोठारी एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक बेसिकली जो बोर्ड एग्जाम में अभी बच्चे उन्हें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए है। तो आई होप आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। सबसे पहले आपको, आई होप सब बच्चों को एडमिट कार्ड मिल गया होगा। तो आपको सबसे पहले, जब भी आप कुछ स्नैक्स ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, बस अपना एडमिट कार्ड को केयरफुली पढ़ना होगा। ठीक है। उसमें जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन्स होंगे ना, सबसे पहले तो वो एडमिट कार्ड दूर कर देता है। जैसे कि हमें पानी की बोतल हम लेके जा सकते हैं या नहीं, हम घड़ी पहन सकते हैं या नहीं, हम शूज पहन सकते हैं या नहीं, है ना, या कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, उस एवरीथिंग जो है वो उस एडमिट कार्ड में मेंशन होती है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं और क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं लेके आनी है। ठीक है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको नहीं लेके जाना होता है। और आप जो है वाटर बॉटल भी हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई रैपर ना लगा हो, एक ट्रांसपेरेंट सी बॉटल हो। दूसरा होता है जो किट आप लेकर के जाओ वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं तो आपके पास कुछ सामान होता है, फिर आपको हाथ में लेके जाना पड़ता है। ठीक है। तो बिल्कुल इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे ना, तो आप क्या करो, ये सब चीजें आप एडमिट कार्ड को पहले अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। एडमिट कार्ड में ये भी लिखा होगा आपको किस टाइम पे अपने सेंटर पे पहुंचना है। ठीक है। और वॉच का भी उसमें क्लियर लिखा होता है कि वॉच आप कौन सी पहन सकते हैं और कौन सी बिल्कुल नहीं पहन सकते या पहननी ही नहीं है। ठीक है। अगर उसमें लिखा होगा कि वॉच आप बिल्कुल नहीं ला सकते, चाहे वो सिंपल सी भी क्यों ना हो, तो डेफिनेटली आपको वो प्रोवाइड कराते हैं। एक वॉल वॉच होती है, आगे लगी हुई होती है, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। और किसी रीजन से कभी वॉल वॉच भी खराब हो जाती है, या सपोजिंगली एक दिन पहले ही मैडम लोगों ने सेल चेंज किया होता है, वो वर्क ही नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे, तो या तो वो क्विकली मॉर्निंग चेक होता है, क्योंकि जो इन्विजिलेटर होता है वो आपसे पहले पहुंच जाता है, तो वो उसको चेंज करेगा। अगर नहीं चेंज कर पाता है, जो इन्विजिलेटर वहां पे, इन्विजिलेटर मतलब जो आपके साथ वहाँ टीचर की ड्यूटी होगी, उनके पास वॉच जरूर होती है, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि मैं बिना घड़ी के काम नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं। आप पोलाइटली उनसे पूछेंगे तो कोई उस समय परेशान नहीं होता, आप हर 30 मिनट्स में टीचर से हेल्प ले सकते हो। ठीक है। और जब आपका पेपर खत्म हो जाए उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो एक वॉल वॉच की, बस। ठीक है। अब सेकंड थिंग, जो चीजें हैं इसमें लिखा है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्या आपको करना चाहिए, जो बिल्कुल मैंडेटरी है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी ध्यान रखें। सबसे पहले, बिफोर लिविंग योर होम, जब आप अपनी, देखिए प्रिपरेशन कैसी करनी है, क्या करनी है। मैं जो हूँ मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो मैं मैथ्स का आपको पॉइंट बता सकती हूँ कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। लेकिन ये एक जनरल वीडियो मैं बना रही हूँ सारे बच्चों के लिए। तो आप अभी मैं ये सिर्फ कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि हाँ, आप जब एग्जाम देने जा रहे हो उस समय से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो बिफोर लिविंग योर होम, जैसे आप जैसे अपना सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि एक तो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट, अगर आप किट नहीं लेके जाना चाह रहे हो, आप कंफर्टेबल हो अपने हाथ में उन चीजों को लेके जाने में, तो इट्स ओके। लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो तो एक ट्रांसपेरेंट किट आप लेके जा सकते हो। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई टीचर ज्यादा ही कुछ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन तो उनको मिले होते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट किट लेके जा सकते हो, बट कोई कोई होता है बिल्कुल ही नहीं लेके जाने देता है, तो उसमें पैनिक नहीं होना है। उनकी बात माननी है। ऐसे नहीं कि हमने सुना है, हमने ये, हमें मैडम ने बोला, नहीं। वो उस समय पे जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो। ठीक है। क्योंकि वहां हम फाइट करने या किसी से कोई बात कहने नहीं जा रहे हैं, वहां पे उनको उनकी अथॉरिटी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो फॉलो करते हैं। और आप जो है अपनी चीजें वहां पे वो जो कह रहे हैं उसे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करें। ठीक है। तो
घर से जब आप निकले तो पहला काम आपका होना चाहिए, अगर आपके पास वो ट्रांसपेरेंट किट है, उसमें अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो उसमें एक कंपास रखो, एक रूलर मतलब एक स्केल रखो, एक पेंसिल रखो, एक इरेजर रखो, एक शार्पनर रखो और दो ब्लू पेन रखो। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ब्लू पेन एटलीस्ट आप जब रिवीजन कर रहे हो तो एटलीस्ट हाफ पेज आपने उस पेन से लिखा हुआ हो। कभी कभी वहां जाते ही पेन की निब टूट जाती है, कभी चल नहीं रहा है पेन, तो दो पेन अपने पास रखो। ठीक है। और उसको थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो जाओ, कभी कभी एक नए पेन से हैबिट नहीं बनती, तो एटलीस्ट कुछ लाइनें आप लिख दो उस पेन से पहले। ठीक हो क्या? तो ये दो चीजें करनी है, और सिर्फ बॉल पेन का यूज करो। ठीक है, बॉल पेन, वो भी ब्लू बॉल पेन। देखो, इसका रीजन मैं बताती हूँ कि मैं क्यों सिर्फ एक ही तरीके का पेन कहती हूँ यूज करने को। अब अभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरी बोर्ड ड्यूटीज लगी थी कॉपी करेक्शन में, तो वहां पे जब मैं कॉपी करेक्शन कर रही थी तो हमें इंस्ट्रक्शन मिले थे कि मैडम आप केवल ब्लैक पेन से कॉपी चेक करेंगी। ठीक है। तो जो मैंने करेक्शन किया वो सारा ब्लैक पेन से किया। फिर वो कॉपी जा करके किसी सीनियर के पास गई, उन्होंने वो रेड पेन से किया, फिर एक फाइनल सीनियर के पास जाती है, वो ग्रीन पेन से करते हैं। ठीक है। इसीलिए आपको ये मना किया जाता है कि आप इतने सारे पेन्स यूज ना करें। ठीक है। अपना ब्लू पेन यूज करो। अगर आपको सपोजिंगली जैसे कोई क्वेश्चन है, आपको यही लिखना है, क्वेश्चन वन लिखना है, और आप देख रहे हो कि हमने तो आज तक इसको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखते हैं, अपना आंसर वन लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं ना। यहाँ पे लाइंस होती हैं, आप इधर आंसर लिखते हो। तो आंसर में आप क्या करो कि आप ये लिखा आपने, इतना इनफ है, आप ब्लू पेन से लिखो, ये लाइन इसको ऑलरेडी सेपरेट कर रही है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अपना। ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ करना है तो एक लाइन डाल दो, नहीं तो कुछ भी नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है या आपको ये बताना है कि ये टॉपिक है, तो उसके नीचे आप लाइन ऐसे ब्लू पेन से ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दो लाइनें खींच दो और ऐसे डैश कर दो, वो आपका अपने आप ही टॉपिक बन जाता है। ठीक है। मतलब ये आप उसको हाईलाइट करने के काम हो सकती है, अंडरलाइन कर दो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर दो, तो उस टीचर का ध्यान उसमें जरूर चला जाएगा। आपको स्पेशली कोई और कलर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप 10th बोर्ड वाले हो या 12th बोर्ड वाले, दोनों के लिए ये है कि आप सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज करें अपनी पूरी कॉपी में। अगर आपको कोई फिगर बनाना है तो बस सिर्फ पेंसिल का यूज करें, मैंडेटरी है कि आप पेंसिल का ही यूज करें। ठीक है। और पेंसिल अच्छी क्वालिटी की लेके जाओ, और शार्पनर लेके जाओ, अच्छे से पहले घर से शार्प करके जाओ। ठीक है। और वहां पे अगर कुछ दिक्कत होती है फटाफट से शार्प कर लो। ठीक है। तो ये करना जरूरी है। तो हमने क्या क्या सीखा कि एडमिट कार्ड पहले आपको उस किट में आप क्या क्या रखोगे, कंपास रखोगे, रूलर रखोगे और पेंसिल रखोगे। ठीक है, रेजर रखोगे, शार्पनर रखोगे और दो ब्लू पेन रखोगे। रीजन मैंने बता दिया कि ब्लू ही क्यों रखना है। इसके अलावा अगर आपकी टीचर्स कह रहे हैं कि हाँ कोई अदर पेन भी यूज कर सकते हो, तो ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैंने जब भी बच्चों को पढ़ाया और उनको कहा तो मैंने सिर्फ एक ही चीज कही है कि आप सिर्फ पूरा ब्लू पेन का ही यूज करो। ठीक है, कहीं पे कोई हाईलाइट करना है, कुछ भी बताना है, कोई अदर सब्जेक्ट भी है आपका, तो उसमें भी आप सिर्फ उसको हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन सबसे अच्छा हाईलाइटर है। ठीक है, उसी पेन से आप उसको अंडरलाइन कर दो। और या फिर एक लाइन, जैसे यहाँ पे आपने टॉपिक लिखा, आप दूसरे पैरा से उसको स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये चीजें होती है करने की और खूबसूरती से। और अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो बोर्ड वाले एग्जाम के दिन तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता ना कि आप उस दिन प्रैक्टिस करो अच्छी हो जाएगी। तो उन बच्चों के लिए ये है कि आप क्या कर सकते हो, थोड़ा गैप दे दे करके लिखो, साफ साफ लिखो, ताकि आपको भी समझ में आए और टीचर को भी समझ में आए। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिजाइन विजाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, घंटों आप एक ही क्वेश्चन में लगे हो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपको एक तो वो किट में सामान लेकर के जाना है, और उस किट में अपना एडमिट कार्ड जरूर रख के जाना। सबसे मेन है आपका एडमिट कार्ड, जो आपको एंट्री देगा। ठीक है। ये आपको वहां से, आप जब भी अपने घर से जा रहे होंगे, आपको ये चेक करना ही करना है कि उसमें पेन है या नहीं, उसमें एडमिट कार्ड है या नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट
देखो कि व्हेन यू रीच योर सेंटर, अब सपोजिंगली आप अपने स्कूल में जहाँ पे एग्जाम होना है वहां पहुंच गए। मैंने क्या कहा, एडमिट कार्ड में पढ़ लेना, 30 मिनट्स बिफोर बोलते हैं वो। आप उससे पहले भी पहुंच जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप वहां पहुंचे तो कभी कभी क्या होता है कि वहां में बच्चे ही नहीं दिखते हैं, है ना। और हम बहुत जल्दी आए होते हैं, तो उसमें पैनिक नहीं होना कि अब बच्चे घर पे पढ़ रहे होंगे, हमारा क्या होगा। रिलैक्स होना है आपको। आप अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हो अपनी बुक। अगर आप आपके पास कोई अपना बैग लेकर के जाओ, एक छोटा सा बैग लेके जाओ, उसमें आप एक पानी की बॉटल और अपनी बुक लेके जा सकते हो, या फिर आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वो लेके जा सकते हो। और उसको फिर जहाँ वहाँ जाते ही पहले पूछ लेना आपकी ये बैग वगैरह हम कहाँ रख सकते हो, वो बता देते। कभी कभी वो कोई रूम उन्होंने बनाया होता है, आप वहाँ जाके रख लो, ठीक है। तो होती है वहाँ फैसिलिटीज। तो आप वहां पर कहीं पे साइड में बैठ के अपना रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जरूरी है पहले पहुंचना, इस रीजन ये है कि हमें नहीं पता होता, कभी कोई भी सिचुएशन बीच में आ जाती है, ठीक है। कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है ना, कि कहीं पे रोड ब्लॉक हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे गाड़ी फंस गई है। तो आपको चाहे आप बिल्कुल घर के बगल में भी रहते हैं, तो आपको देखना होगा कि मैं समय से पहले वहां पे पहुंच जाऊं। इससे सबसे पहले मेंटली हमें सुकून मिलता है कि हम अपने सेंटर में पहुंच गए हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस यहीं से स्टार्ट होने लगता है। फिर जैसे और सेंटर में पहुंचने के बाद आपके पास उसमें एक पेपर पे रोल नंबर्स लिखे हुए होते हैं, रूम नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो रोल नंबर रूम नंबर देखना है, उसमें चेक करना है कि आपका जो रोल नंबर है किस रूम नंबर में है। अच्छे से रिचेक करके जाओ कि कौन से रूम नंबर में। फिर उसके बाद जब आपको अंदर रूम में भेजा जाएगा तो रूम के डोर पे भी आपका सीट नंबर लिखा होता है, रोल नंबर मैच करो, ठीक है। सपोजिंगली आपने गलत नंबर देख लिया, रूम नंबर, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वापस से या तो वहीं पे जो टीचर होंगी उनके पास स्लिप्स काफी होती हैं, या तो वही बता देंगे, नहीं तो आप वापस से जाओ और वहां पे जाकर के वो देखो कि आपका कौन सा रूम नंबर है, ठीक है। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, इसीलिए आपको पहले भेजा जाता है। अब जैसे ही आप रूम में पहुंचे, रूम के बाहर भी एक स्लिप लगी होगी, उसमें आपका सीट नंबर लिखा होगा, आप जाओ अपनी सीट को देखो, ठीक है। अब जैसे ही आप सीट पर जाएंगे तो सबसे पहले अपनी चेयर के नीचे चेक करो कोई कागज तो नहीं है, या वो जाते भी ही अपनी नजर अपनी सीट पे डालो कि हाँ कोई कागज तो नहीं है, आसपास भी कोई कागज नहीं होना चाहिए। अपना डेस्क डेस्क जो है वो चेक चेक करो, उसमें कुछ लिखा तो नहीं है, कुछ लिखा है तो एक बार ही मैम को इन्फॉर्म कर दो, अगर मैम बोले इट्स ओके तो कम से कम आपके पास ये रहेगा, कोई आके पूछता है तो कि ये हमने मैम को पहले बता दिया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आप उस वहां रूम में पहुंचने के बाद अपनी जो पानी की बोतल है उससे पानी पी सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है। फिर व्हेन यू गेट योर क्वेश्चन पेपर, अब आपको अगर क्वेश्चन पेपर मिला तो वो 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है। तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसमें सील लगी होती है, उस सील को कुछ खोलना नहीं होता है जब तक कि मैम का इंस्ट्रक्शन ना हो। फिर उस जब वो पेपर मिले ना, सबसे पहले उसका फ्रंट पेज दिखता है। जब तक कि आपको वहां से इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा, तब तक आप सबसे पहले तो अगर उसमें ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है कि डिजिट्स फिल करो उसकी, तो आपका जो भी रोल नंबर होगा उस रोल नंबर की ऐसे बॉक्सेस बने होंगे उसमें, ठीक है। अब जितने भी डिजिट का आपका रोल नंबर होगा, आप उसको यहाँ पे जैसे सपोजिंगली 0 0 1 2 3 है, तो आप उसको ऐसे फिल कर दो, ये होते हैं डिजिट्स, ठीक है। अब इन्हीं डिजिट्स को वो कहता है वर्ड में लिखो। अगर वहीं पे लिखा है, जब तक मैम कुछ नहीं कह रही है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है आपको लिखने के लिए बने हुए, तो आप उसको लिख दो, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के भी आप लिख सकते हो। इसका रीजन ये है कि वो कभी कभी इंस्ट्रक्शन वाले जो होते हैं ना, वो इन्विजिलेटर क्या करता है, बोलना भूल जाते हैं। बाद में उनको ध्यान आता है, फिर आप जब पेपर सॉल्व करते रहते हो बीच में कहते हैं कि हम साइन के लिए आ रहे हैं, अब आप अपने डिजिट भरना शुरू करो। तो ये मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये अगर कोई बॉक्स दिए हुए हैं उसको भर दो और अपना काम अच्छे से भर दो और अपना काम
वो कर दो। अब देखो ये वर्ड में लिखने के लिए आता है ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते कि यहाँ लिख रहे हैं हम ये कितना होगा 1234, नहीं, ये वर्ड में लिखना होता है किसको, इसी डिजिट्स को। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 0 1 2 3, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आप 4। ऐसे फिल करते हैं इनको, डिजिट्स को ही लिखोगे आप ऐसे, तो वो करेक्ट माना जाता है। आप देखना वहां ऐसे डैश करके लिखे हुए होंगे, ठीक है, या प्लेन भी लिखा होगा, अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो वो रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका उसको वर्ड में लिखना। अब उसके बाद जैस वो क्वेश्चन मिला, अब उसकी सील खोलने का तरीका क्या होता है, वो एक स्टिकर टाइप ही होता है। आप उसे ऊपर से क्या करोगे, सिंपल सा, अगर आप उसे ओपन जहाँ पे लिखा है वहीं पे से आप उसको उठाओगे तो वो खुल जाता है। या तो ऐसे आराम से खोल लो आप, नहीं तो आप स्केल डालो पेपर के बीच में और उसको प्रेस करो पेपर को, और स्केल को बाहर की तरफ खींचो, वो 1 सेकंड में खुल जाता है, ठीक है। बाकी आप यूं करके फाड़ने लगेंगे तो वो कुछ भी हिलता नहीं है, वो ऐसे में उसको बहुत सॉफ्टली करना होता है तो वो आराम से खुल जाता है, ठीक है। या स्केल डाल के, मैंने कहा अगर वो बिल्कुल ज्यादा ग्लू लगा हुआ है उस पे, तो आप क्या कर सकते हो, स्केल डालो और उसमें एक तरीके से स्वाइप टाइप जैसे हम करते हैं ना, ऐसे हल्का सा आप क्या करो, राइट हैंड साइड की तरफ स्लाइड करो उसको, वो खुल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा स्केल एवरीडे आप लेकर के जाओ, आपके काम आता है। कभी कभी आपकी जो कॉपी जो आपको मिलती है उस वो उसमें भी पेजेस जुड़े हुए होते हैं, तो वो स्केल से आराम से खुल जाते हैं। पर बहुत जल्दबाजी में नहीं, आराम से रख के करो तो हो जाता है। अब अगर आपको कॉपी मिलती है, ठीक है, कॉपी मिली है आपको, सबसे पहले आपको कॉपी ही मिलेगी, सॉरी, कॉपी में क्या, आप उसमें भी क्या करोगे, ऐसे इसी तरीके के अपने डिजिट्स भरोगे। और अब तो शायद वो जो डिजिट्स भरने के लिए आएंगी ना आपकी, तो ऐसे बनी होती है जीरो, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की होती हैं, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सर्किल करना होगा ऐसे, ठीक है। वैसी हर जगह पे इस तरीके से आपके रोल नंबर लिखे होंगे, आपको वो सर्किल करना होगा। तो ये सब ध्यान रख करके करना है। जैसे अगेन फिर से 0 आया तो हम यहाँ सर्किल करेंगे, फिर 1 2 3 ये सेम नोट होगा, फिर जैसे नेक्स्ट आया कितना 1, तो ये होगा 0 1 2, तो ये 1 वाले में आप सर्किल करोगे, ऐसे आप करते रहोगे। जैसे 2 है तो फिर 0 1 2 है तो आपको 2 को करना पड़ेगा, ऐसे 3 के नीचे 3 4 के नीचे 4 को सर्किल करोगे, ठीक है। फिर मैंने बुक क्वेश्चन पेपर का भी आपको बता दिया है कि क्या करना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो कॉपी जो आपके पास मिली है ना, आप अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट है तो आप एक काम और अपने लिए कर सकते हैं, वो कन्वीनियंट होता है बहुत, कि आप क्या करो, जैसे रफ वर्क है, रफ वर्क के लिए एक मार्जिन यहाँ पे छोटा सा मार्जिन, क्या सपोजिंगली ये मेरा पेपर है पूरा, ठीक है, ये मेरे पास कोई व्हाइट शीट दे दी उन्होंने। अब इसमें मैं इतनी सी जगह पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ लिख दूंगी क्या, रफ वर्क लिख दूंगी, और यहाँ पे अपना रफ वर्क किया, सपोजिंगली मैंने 2 को ऐड किया, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, फिर मैं यहाँ अपने कैलकुलेशन में आंसर में 4 लिख रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ इसको ऐसे लाइन से ऐसे कट मार दूंगी, बस इतना ही करना है। तो आप क्या करो, रफ वर्क के लिए ऐसे लाइनें पहले से ड्रॉ करके आप रख सकते हो, ठीक है। और ये सिर्फ राइट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कई बार आपको कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके टीचर आपको मार्क्स देते हैं, इसलिए आप कभी भी इस तरफ कुछ भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके की। यहाँ आपकी कैलकुलेशन होती है मार्क्स का, इसको जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। और आप जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो कि लिखना कैसे है, वो देखो, सपोजिंगली आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो सेक्शन, अब इसमें एक और लास्ट टॉपिक है कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, आप लिखना शुरू करते हो, आपको पेपर क्वेश्चन पेपर मिला और आप लिखना शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन पहले एक साथ करने, क्योंकि आपको पता है इसमें एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज में पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत कोई नहीं होती है, उस बच्चे को भी उतने ही नंबर मिलते हैं जो कि पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद डैश करके फिर लिखता है।
और उस बच्चे को भी वही नंबर मिलते हैं जो कि आपके क्या है, जो सिंगल वर्ड में अपना वैल्यू लिख करके दे देता है। ठीक है, तो आपको आंसर सेक्शन ए आंसर वन, अगर आपने ये गलत डाला है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन लिखोगे वो रॉन्ग ही माना जाएगा। क्वेश्चन वन लिखना हो तो वो वन ही लिखो, फिर एक लाइन का गैप दो, फिर आंसर टू लिखो, फिर अपना आंसर लिख दो डायरेक्टली। फिर यहाँ पे ये भी लिखो कि जैसे देखो ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पता है कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो आप यहाँ लिख दो आंसर वन डी, फर्स्ट का डी और फिर उसको लिख दो। यहाँ पे सपोजिंगली सी है तो फिर उसको लिख दो। यहाँ पे सपोजिंगली इसका जो है ए है तो उसको लिख दो आप। तो इन दोनों चीजों को लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपका बहुत टाइम बचता है। और कभी कभी ये है कि सपोजिंगली आपको आंसर फोर नहीं आ रहा, तो उसको क्या कर दो, ऐसे डैश करके छोड़ दो। जब आएगा लास्ट में हो सकता है आपको कोई अंदाजा आ जाए, नेगेटिव मार्किंग तो होती है नहीं, या फिर आप आखिरी में उस क्वेश्चन पे फोकस करना, नहीं तो उसको छोड़ दो। अब इसके सारे 20 के 20, अगर 20 क्वेश्चन आए हैं तो आप 20 के 20 करो, 10 आए हैं तो 10 के 10 करो, वो पूरे करो। उसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट सेक्शन में जाओ। नेक्स्ट सेक्शन में अगले पेज से स्टार्ट करो, या उसके नीचे कोई स्पेस बच गया है आखिरी में तो वहां से स्टार्ट करो, लेकिन अगर एक दो लाइनें बची है तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना अच्छा होता है। अब आपने सेक्शन बी किया, सेक्शन बी के भी ऐसे सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने हैं। ठीक है, बिल्कुल एक साथ सॉल्व करो। कभी कभी क्या होता है कि हम सेक्शन ए के उसमें सेक्शन डी का क्वेश्चन डाल रहे हैं, या सेक्शन सी का क्वेश्चन डाल रहे हैं सेक्शन बी में सी का। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप आखिरी में चेक करेंगे ना तो आपको ये पता होगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, कौन सा मुझे करना है, कौन सा कितने मार्क्स का, किस में कितना टाइम लग सकता है। तो ऐसे करते हुए आप सारे सेक्शंस को करते रहो। हाँ, सेक्शन ए और बी में आप दो लाइनों का गैप छोड़ दो। फिर जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सपोजिंगली x प्लस 2 = 4 है, अब आपको पता है ये दो नंबर में ही आएगा। x = 4 माइनस टू करोगे, x = 2, इतना आया ना ये। उसके बाद इसके बाद आप एक या दो लाइन का गैप छोड़ो, फिर उसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन में आंसर्स लिखते जाओ बस, या सॉल्यूशन लिखते जाओ आप, सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन टू, या आंसर टू, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, आप नीटली ये करते रहो। तो देखो बेटा, आपका सपोजिंगली मैं ये चेक कर रही हूँ कॉपी, तो मैं कैसे चेक करूंगी, फर्स्ट स्टेप हाफ मार्क्स। ठीक है, अब जैसे ये है, ये मैं ये दो नंबर का है सपोजिंगली, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसके केवल यही दो स्टेप हो सकते हैं, तो मैं इसमें क्या करूंगी 1 मार्क्स, फिर नेक्स्ट में 1 मार्क्स। ऐसे वैसे होता नहीं, हाफ हाफ मार्क्स करके चार स्टेप में डिवाइडेड होता है। अब ये टोटल जो है यहाँ लिखा जाता है फिर। ठीक है, अब किस, तो आप इसको नीटली जितना करेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर होगा, और उस मार्क्स जो टीचर दे रहा है उसको भी इसमें आसानी होगी। ठीक है, यहाँ इसके बाद आप दो लाइन का गैप दे करके फिर लिख सकते हो। ठीक हो गया। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे अगर वैसे कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर आई थिंक अब नहीं है 10th में, पर कुछ भी फिगर बनाना है आपको, वो आप पेंसिल से ही बनाइए। अब पहले तो अगर आपको बिल्कुल कोई वो ड्रॉ करने के लिए नहीं आया है कि हाँ भाई इस यूनिट का करना है, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, रफली वो डायग्राम बना सकते हैं। जैसे 3D वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उसमें मैंडेटरी है कि आपको फिगर बनाना ही बनाना है। अब जैसे क्यूब बनाने के लिए आ गया, तो आपको हमेशा पहले तो ये याद रखना है, फिगर राइट हैंड साइड में बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब सपोजिंगली मुझे क्यूब बनाना है, तो मैं एक अंदाजे से एक स्क्वायर बना दूंगी, फिर अंदाजे से एक स्क्वायर और बना दूंगी, ये तो रेक्टेंगल लग रहा है, खैर एक स्क्वायर और बना दूंगी। ठीक है, अब इसको देखो, ये मेरा बन गया क्या, क्यूब बन गया है ना। तो आप इसमें इसके मेजरमेंट्स लिख सकते हो, और ये मैंडेटरी है कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसमें फटाफट से छोटा सा फिगर बना देना, बट पेंसिल से बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है,
तो यही थी सारी डिटेल्स कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रफ वर्क कहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हर सेक्शन के लिए ये मैं आपको कई बार बता रही थी, सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन ए में ही करो, सेक्शन बी का सेक्शन बी में ही करो, फिर सेक्शन सी का सेक्शन सी में, सेक्शन डी का सेक्शन डी में। आप इतना प्री बोर्ड दे चुके होते हो, इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए होते हैं, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो गई होती है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है। सपोजिंगली मुझे सॉल्यूशन 2 आया ही नहीं, या आंसर 2 मुझे आ ही नहीं रहा, मेरे को पता है ना 2 नंबर का ज्यादा से ज्यादा 4 लाइनों में आएगा, 1 2 3 4, बस इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। वो भी आपकी इतनी बड़ी कॉपी रहती है, आप उसको ऐसे कॉमा करके आगे भी करती जा सकते हो, जरूरी नहीं नीचे ही करना है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ठीक है। और एक ही सेक्शन में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना। फिर भी कभी कभी ये होता है कि हम पूरी सिक्वेंसली सारा क्वेश्चन कर रहे होते हैं बट कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है। अब वो आखिरी में हमें दिखता है कि यार ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपको आखिरी में पता चले कि मैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 करना भूल गया या भूल गई, तब क्या करें। तब आखिरी में पहले सारे सेक्शन खत्म कर लो, लास्ट में आप लिख देना सेक्शन बी, है ना, सेक्शन बी और आंसर नंबर 3, ऐसे करके आप फिर अपना आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये आप कर सकते हो। और उसको और भी हाईलाइट करने के लिए कि ये बिल्कुल अलग है, आप उससे पहले वाले सेक्शन के नीचे ऐसे ब्लू पेन से 2 लाइनें खींच करके बता सकते हो कि भाई हाँ ये बता देता है कि गलती हो गई हमसे, अब नया हम जो पुराना सेक्शन है उसका क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हम दिमाग में उस टीचर के भी बैठा रहे हैं कि हाँ ये सेक्शन भी अलग है, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब माइंड गेम, खैर अब तो बोर्ड में ये नहीं है कि टीचर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से नंबर दे सके, हर स्टेप में नंबर मिलते हैं, हर स्टेप में। अब मैं वो भी बात कर लेती हूँ, सपोजिंगली आपको ये आंसर नंबर 3 बाद में भी नहीं आया, सब है ना, पर आप कह रहे हो कि यार इसको अटेम्प्ट तो करना चाहिए, एक ही क्वेश्चन बचा है, या कई बच्चों को बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनके लिए भी बता रही हूँ कि इस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग। तो अगर आपको उस क्वेश्चन के स्टार्टिंग के 2 3 पार्ट्स भी आ रहे हैं ना, 2 3 लाइंस भी या 2 लाइंस भी आ रही है, उसको लिख दो। सपोजिंगली आपको यही बोला है कि कोई ये आ गया क्यूब और नहीं क्यूबॉइड और क्यूब का आ गया और कोन का आ गया, सपोजिंगली कोन का कोई वॉल्यूम से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, कोन का और इसका, कि ये जो कोन है इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया या टोटल वॉल्यूम कितना होता है। तो आप बस इतना याद रखो कि आपको इसका वॉल्यूम लिख देना है, इसका वॉल्यूम लिख देना है ना, जो जो जितना आपको आ रहा है उतना आप लिखते जाओ। तो भले आपके आगे के स्टेप गलत भी हो, आपको जितना उसमें आपने स्टेप करेक्ट लिखे होंगे वो सब सब में नंबर मिलेंगे। हाँ, आधा 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 नंबर सब में मिलता है। इसलिए अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है या चाहे आ रहा है, आपको सारे स्टेप्स लिखने जरूरी हैं। अगर सपोजिंग में कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, अब उसको पता है a+b का होल स्क्वायर किसी क्वेश्चन में लग रहा है, ठीक है, सपोजिंगली 5+3 में वो लगा रहा है, उसने फटाफट से क्या किया, 8 का स्क्वायर किया, आपको पता है ये 64 होता है। अरे भाई वो टीचर है जो चेक कर रहा है, जो क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया उसको भी पता है कि ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन में आइडेंटिटी पूछ रहा है, तो आपको पहले a+b का होल स्क्वायर लिखना है, a² + b² + 2ab लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है 5² + 3² + 2 × 5 × 3 लिखना है। फिर आपको लिखना है 25 + 9 + 10 and 3 कितना होता है 30, है ना, 5 2 10 3 30। उसके बाद आपको इन सबको ऐड करना है, 30 and 20 50 55 और 9 कितना होता है 55 और 9 जो होता है 64 होता है। तो वो आपको
जो है इस तरीके से करना है वहां पे। ठीक है, मुझे आता है और आंसर छोड़ करके फटाफट करके आ रही हूँ, नहीं। वहां पे ये देखा जाता है, वो टीचर ये चाहता है कि आपको इस किसी भी क्वेश्चन की कितनी डेप्थ पता है, बिल्कुल बारीक से बारीक। अगर आपको कोई क्वेश्चन थ्योरिटी वाला दे दिया है उन्होंने, थ्योरी वाला, जैसे इसमें मैंने कहा था, उसने इसकी कोई चीज दे दी, जैसे इसकी साइड दे दी, तो आप लिख दो वहां पे, ऐसे लिख दो, गिवन, और गिवन में लिख दो क्या क्या चीजें हैं, फाइंड आउट क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में वो लिख दो, और लास्ट में आप सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, मैं मैथ्स वालों के लिए तो कोशिश करूंगी कि मैं कुछ क्वेश्चंस अभी करा दूं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो बाकी बच्चों के लिए उनको भी इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जितनी डिटेल पता हो आप उतनी लिख सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिस्ट्री का कोई बच्चा है उसको 2 नंबर में कोई कॉन्सेप्ट आ गया। अब उनका तो ये होता है ना कि बड़े छोटे क्वेश्चन, मतलब किसी छोटे क्वेश्चन का बहुत लंबा आंसर हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस आपको लिखना है कि 2 नंबर में कितनी लाइनें होनी चाहिए, 3 नंबर में कितनी लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।